नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टडी विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारी पॉलिटी की क्लास 13। इसका मतलब मैं आपको 12 क्लासेज पॉलिटी की करा चुका हूं और हम अपनी जो क्लासेज हैं वो देख रहे हैं MCQ प्लस PYQs के माध्यम से। इससे क्या होता है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जब हम लगातार प्रश्नों की संख्या के उस पे रूबरू होते हैं, प्रश्न करते हुए चलते हैं, तो हमें क्या रहता है कि जब हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक ऑब्जर्वेशन आता है कि यार इस तरह से प्रश्न वहाँ मैंने पढ़े थे और इस वाली लाइन से प्रश्न बनने की संभावना ऐसे रहती है। तो तैयारी का सबसे अच्छा क्या है, पहले आप क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद थ्योरी पर जाइए। जैसा हमने सीखा वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इससे ये रहता है कि जब अब बच्चे लगातार क्लासेज कर रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो आपको इस क्लास से पता लगता है। और हम मिलकर एक ऐसी तैयारी को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं क्या एग्जाम आपका कोई भी हो, पर आप बैठो तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिले और ना मिले तो कम से कम उसे करने में आप सफल तो हो पाएँ, आपको पता तो रहे कि क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करते हैं। क्वेश्चन की संख्या हो सकता है क्लास के अंदर 30 हो, 35 हो, 25 हो, 40 हो, पर हम उसकी व्याख्या इस तरह से करते हैं कि एक प्रश्न के अंतर्गत 3 से 4 प्रश्न जो भी बनने की संभावना हो वो भी आपके सामने आ जाए, ठीक है। तो आज का अपना जो लेक्चर है पॉलिटी क्लास 13 है और आज के लेक्चर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, एक तरफ आपको क्या दे रखा है, एक्ट दे रखे हैं और दूसरी तरफ ईयर्स दे रखे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संविधान के प्रमुख संशोधन से रहेगा। जितने भी भारतीय संविधान में अब तक प्रमुख संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, वहाँ से ये सारा टॉपिक है। जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन होंगे वो आपको इस क्लास के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा युग्म, एक तरफ आपको अधिनियम है और दूसरी तरफ उस अधिनियम की वर्ष दे रखी है। अब कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1918, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ये आपके सामने चार क्या दे रखे हैं, संशोधन अधिनियम दे रखे हैं। अब पूछ रहा है कि क्या ये उसी सन में हुए थे जो बराबर में दे रखी है। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये बिल्कुल सही है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 ये भी सही है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ये भी सही है। परंतु जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम हुआ था वो 1918 में न होकर अभी जल्दी में 2019 में हुआ था, ठीक है, 2019 में। इसका मतलब समझ रहे हो, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि जम्मू एवं कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से अलग किया गया था, जम्मू को अलग किया गया था और लद्दाख को अलग किया गया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2019 में ये सारा प्रावधान हुआ था, तो आंसर हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, पहले का बी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन विच Constitutional Amendment Act was the provision made that one person can be appointed as a governor of two or more states। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को, किसका, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया। क्वेश्चन का मतलब है कि जो प्रत्येक राज्य में क्या होता है, एक गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान का संशोधन किया गया था जिसके अकॉर्डिंग एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मतलब व्यक्ति एक ही होगा, राज्यपाल एक ही होगा, पर वो दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था, वो ये प्रश्न के अंतर्गत पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए, एक संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था सातवां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था, 1956 में। पहले तो ये डेट याद रखना, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में। इसके अकॉर्डिंग, इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 3 मुख्य प्रावधान जोड़े गए थे संविधान में, ठीक है। कौन कौन से 3 मुख्य प्रावधान थे वो हम देखते हैं। पहला था कि एक ही व्यक्ति, एक ही, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, एक ही व्यक्ति दो या दो से
अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है। पहला प्रावधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्या किया गया था कि कोई एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यपाल, मानो कोई एक गवर्नर है, ठीक है, उदाहरण के रूप में एक गवर्नर है, एक राज्यपाल है, ठीक है। 1956 से पहले, 7वें संविधान संशोधन 1956 से पहले क्या होता था कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही रह सकता था। पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से क्या हुआ कि यही एक राज्यपाल उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है, या दो से अधिक राज्यों, जो सरकार चाहे तो इसमें बिहार को भी शामिल कर ले या छत्तीसगढ़ को, जैसे भी चाहे। लेकिन 1956 से पहले सिर्फ एक राज्य का, अब एक राज्यपाल दो राज्यों, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इस तरह से दो राज्यों से या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा प्रावधान क्या जोड़ा गया था, तो देखिए 7वें संविधान संशोधन जैसे क्या हुआ, जब भारत से मतलब ब्रिटिशों से भारत आज़ाद हुआ था तो उन्होंने जो राज्यों के समूह को ABCD के क्रम में बांटा था, जैसे A, B, C और D, ठीक है। इस संविधान संशोधन अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है, गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब किया गया, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, जो अंग्रेजों ने राज्यों के क्रम में मतलब एक वर्ग बनाया था, जो कुछ राज्यों को A श्रेणी में, कुछ को B श्रेणी में, कुछ को C श्रेणी में, कुछ को D श्रेणी में। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से उस श्रेणी को समाप्त करते हुए उन सबको मिला के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, ठीक है। तो तीसरा ये हो गया। अब मतलब दूसरा हो गया। तीसरा क्या कहता है कि संसद चाहे तो, क्या बोल रहा है, भाषा देखिए, संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, ठीक है। तो ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए एक बार, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने संबंधी प्रावधान संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन की भाषा अलग है, पर सिंपली मैं करके बताता हूं कि कोई एक व्यक्ति है, किस संविधान संशोधन के द्वारा उसे दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। भाषा ये है। अब 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 3 प्रावधान जोड़े गए थे। कौन कौन से? पहला कि किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, पहला प्रावधान ये था। दूसरा प्रावधान था कि जैसे हम 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, उस समय तक क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने भारत को 4 राज्यों में भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा था, ABCD, ठीक है। तो इसमें क्या था, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ABCD के क्रम में जो समूह में बांटे थे, उन राज्यों को समाप्त करके, उस समूह को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया था। फिर अब तीसरा प्रावधान क्या जोड़ा गया, बोला गया कि अगर संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का निर्माण कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही या संयुक्त उच्च न्यायालय का निर्माण कर सकती है। मतलब उच्च न्यायालय एक, जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, वो हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है, ठीक है। तो एक ही उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के लिए बनाया जा सकता है। तो ये 3 प्रावधान, मुख्य प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, B। अब देखिए, द सेपरेशन ऑफ एनी स्टेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय द विच अमेंडमेंट, कह रहा है भारतीय संघ से
भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। भाषा देखिए, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं कि देखिए भारत के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूनियन, ठीक है। यूनियन, यूनियन मतलब संघ, एक तो ये शब्द होता है, एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन मीन्स भी संघ होता है। पर भारत के लिए जिस शब्द का संघ के लिए इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में, उसको बोला गया यूनियन। यूनियन मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा मतलब एक बार आप जुड़ गए तो अलग होने का कोई प्रावधान न हो। जैसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात भारत के राज्यों को भारत से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का एक परिणाम नहीं है, बल्कि पहले भारत था, फिर राज्यों का निर्माण हुआ था। पर अमेरिका के साथ क्या उल्टा था, अमेरिका के साथ क्या है कि पहले 13 राज्यों ने मिलकर एक संयुक्त, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड, अर्थात 13 राज्य पहले मिले और एक देश का निर्माण किया। इसलिए वहाँ पे क्या था कि अमेरिका के किसी भी राज्य को राज्य से मतलब अमेरिका से अलग होने का अधिकार था, पर भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के साथ क्या है कि भारत राज्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत पहले शुरू से एक देश था, उस देश के अंदर कई सारे भाग थे। इसलिए इंडिया शैल बी यूनियन, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है और भारत के किसी भी राज्य को भारत के संघ क्षेत्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो वही वो पूछ रहा है कि ऐसा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो 16वें संविधान संशोधन, ठीक है, तीसरे 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया है कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, तीसरे का क्या हो जाएगा, डी। तो 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। फिर से और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, देखिए जैसे क्या होता है, आप कई बार देख रहे हो जैसे भारत के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कई बार क्या होता है कि जो तटीय राज्य होते हैं, जो सीमा से दूर होते हैं, थोड़ा दूरवर्ती राज्य होते हैं, उनमें कई बार आंदोलन होते हैं कि हमें भारत से अलग होना है, या कोई किसी भी कारण से कोई आंदोलन होता है, तो ऐसी कोई भी विषम परिस्थिति नहीं हो सकती जो उस राज्य को भारत से अलग कर दे, ठीक है। और ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है किसी राज्य को। कह रहा है वाई विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड एज ए फंडामेंटल राइट। क्या किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है, मौलिक अधिकार रूप में समाप्त कर दिया गया। मतलब अब क्या है, पहले जो मौलिक अधिकार था, अब मौलिक अधिकार न होके कोई और अधिकार है, ठीक है। तो वही वो पूछ रहा है। तो देखिए एक संशोधन किया गया था, 44वां संविधान, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से इसके तहत क्या किया, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर क्या किया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कैसा, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 44वें संविधान संशोधन, देखो क्या होता है, पहले जो संपत्ति का अधिकार था, जो आपके पास खेत खलिहान होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, जमीन होती है, पहले वो मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। अगर उसके आपके मूल अधिकार का जब हनन होता है तो क्या किया जाता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो क्या होता है, जब कोई देश विकास की श्रेणी में होता है तो उसको सबसे पहले जरूरत होती है जमीन की। जमीन मतलब आपके खेत भी उसमें जा सकते हैं, प्लॉट भी उसमें जा सकते हैं, कोई भी जमीन सरकार आपसे ले सकती है।
पर जब जमीन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो लोग क्या करते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और वहाँ पे जाकर आपके, क्योंकि मौलिक अधिकार था तो सुप्रीम कोर्ट को स्टे कर देता था। इससे क्या होता है, देश के विकास में बाधा पहुँचती है। तो सरकार ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, ठीक है, क्या कर दिया, अनुच्छेद 300 क के तहत, इस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 300 क, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 300 का के तहत क्या कर दिया, एक मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन से अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। फिर से देखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब अधिकार आज भी है, पर मौलिक अधिकार न होकर वो कैसा अधिकार है, कानून रूप से कोई संपत्ति आपकी हो सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई विच द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाज द दिल्ली मेड अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद, मत किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक अमेंडमेंट किया गया था 69वां संविधान, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। ठीक है, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो संघ शासित प्रदेश दिल्ली है, क्या, संघ शासित, ठीक है, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया, घोषित किया गया। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेश दिल्ली को एनसीआर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनसीआर बोलते हैं, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया दिल्ली को। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब होता है कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र को भी दिल्ली के अंतर्गत शामिल करते हुए उसे डेवलप किया जाएगा। क्योंकि जब विदेशी लोग आते हैं, अगर आपकी जो दिल्ली क्या भारत की राजधानी है, जब आपकी राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र स्वस्थ या विकसित नहीं होगा, तो फिर देश भी उस श्रेणी में नहीं आता। जो डेलीगेसी आते हैं, अमेरिका, फ्रांस, ये सब के जो डेलीगेशंस आते हैं वो राजधानी में आते हैं। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि आपकी राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र स्वस्थ भी हो और साफ भी हो, फिर उसके साथ साथ विकसित भी हो। तो इसलिए दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, जैसे नोएडा है, गुड़गांव है। और क्या किया गया, इसमें एक 70 सदस्यीय, ठीक है, 70 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 70 सदस्यीय मंत्रिपरिषद और 7, ठीक है, 7 क्या हुआ, 7 लोगों का क्या था इसमें, तो 7 सदस्य और 70 सदस्य और 7 सदस्यीय, ठीक है, 7 सदस्य, 70 सदस्यीय विधानसभा। ठीक है, 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद, ठीक है, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली में सीएम के भी चुनाव होते हैं और वहाँ पे क्या एक 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का भी गठन किया जाता है और 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। कौन से, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है, कभी पूछे आपको कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अवकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है।
अभिकथन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किसके? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से क्या तात्पर्य है? जैसे पंचायत से, ठीक है, पंचायत नगर पालिका वगैरह जो होते हैं इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। तो ठीक है, तो पूरा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया था। ठीक है, पहला सही है, अभिकथन क्या हो जाता है? सही है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये भी क्या? ये भी सही है। तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। क्यों? 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन को इतिहास में एक आधार स्तंभ जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही उसको क्या बोला? एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायत से, स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड एन एंटी डिफेक्शन लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या कह रहा है? किस संविधान में क्या दल बदल विरोधी कानून? ठीक है, पहले हम जानते हैं दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। देखिए, बावनवा संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से क्या हुआ? संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यही 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी अधिनियम से। दल बदल विरोधी अधिनियम, विरोधी। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है? देखिए, 1985 से पहले क्या होता था? जैसे मानो कोई सरकार बनी, उस सरकार ने क्या? एक मंत्रिपरिषद का गठन किया। अब मानो किसी उस जो सरकार का निर्वाचन हुआ उसमें मानो 40 सदस्य चुनकर आए किसी एक पार्टी से, मानो बीजेपी से चुनकर आए। ठीक है, और 30 सदस्य चुनकर आए थे कांग्रेस से। क्योंकि ये दो बड़ी पार्टी हैं इसलिए मैं इनका उदाहरण ले रहा हूँ, आप इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप ना समझें। मेरा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस समय दो बड़ी पार्टी यही हैं। अब क्या हुआ? 1985 से पहले क्या होता है कि आपको जीतने के लिए अचानक से चाहिए 45 सीटें चाहिए जीतने के लिए, मतलब सरकार बनाने के लिए 45 सीटें चाहिए। इसके पास 40 हैं, इसके पास 30 हैं, जीतने के लिए 45 चाहिए। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें, अगर जैसे ही इसमें 5 और शामिल हो गई तो ये सरकार बनाने के लिए मतलब सरकार बना सकती है। अब क्या होता था 1985 से पहले? ऐसा कोई नियम नहीं था कि मानो जो सदस्य, जैसे मानो कोई विधायक है और वो कांग्रेस सीट से चुनकर आया है, अचानक से पैसे के लालच में बीजेपी में शामिल हो गया तो उसकी जो सदस्यता थी वो रद्द नहीं होती थी। अर्थात वो विधायक है तो दूसरी पार्टी में शामिल होकर भी वो विधायक ही रहता था। इससे क्या होता? खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती थी, किसी को पैसे के लालच दे के पार्टियों को तोड़ दिया जाता था। कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनकर आया है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था, इससे क्या होता? उसे वहाँ से भी पैसा मिलता था और उसकी जो सदस्यता का पैसा था वो भी मिलता रहता था और बदले में उसे कोई सदस्यता त्यागनी नहीं पड़ती थी। पर जैसे ही 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आया है, इसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई सदस्य किसी पार्टी से चुनकर आया है और किसी कारण से, किसी लालच से वो उस पार्टी से निकल कर दूसरी पार्टी में शामिल होना चाह रहा है तो वो उसकी सदस्यता उसी समय से क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी, अर्थात वो विधायक या सांसद नहीं रहेगा। इससे क्या हुआ था कि इसमें क्या थोड़ी सी रुकावट आई थी। जब लोगों को इस बात का डर रहने लगा कि मैं अब विधायक या सांसद नहीं रहूंगा तो लोगों ने पार्टी को तोड़ना थोड़ा कम किया था। तो इसीलिए इसको क्या बोला? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी अधिनियम। ठीक है, समझ गए ना आप? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 7th का आंसर क्या हो जाएगा? बी। और पूछिए आपसे दल बदल विरोधी अधिनियम किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8,
बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज द टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एडेड आर्टिकल 19। कह रहा किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, किसमें, अनुच्छेद 19 में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 2011 के तहत संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो किसमें, अनुच्छेद 1(c) में सहकारी शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अनुच्छेद 1(c) सहकारी शब्द पूछ रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। ठीक है, तो 2011 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि अनुच्छेद 1(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, जैसे मानो कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मानो साधारण भाषा में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो उसमें क्या होता था, पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन आज क्या है, 18 वर्ष है। तो 21 से 18 वर्ष कब की गई, ये प्रश्न वही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा क्या हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और ये प्रभावी कब से हुई थी, तो 1989 से लागू हुई थी। तो देखिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, और प्रभावी कब हुई थी, ध्यान रखना, तो 1989 से लागू हुई थी। अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि देखिए कभी आपसे पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद के संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, संविधान संशोधन अधिनियम पूछे तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। पर कभी पूछे कि किस वर्ष मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष लागू हुई, तो वो 1989 में हुई थी। ठीक है, दो अलग अलग हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, पर जिस वर्ष चुनाव हुए थे 1989 में चुनाव हुए, तो वहां पे क्या हुआ, ये लागू हुई थी। ठीक है, तो 9th का क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 10th, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए GST से संबंधित पूछ रहा है, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। ठीक है, किससे संबंधित है, तो GST से, GST के प्रावधान, ठीक है, से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो कौन सा हो जाएगा, 101वां। 10th का क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अभी कभी पूछे GST कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो GST कब से प्रभावी हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। पर GST के लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। ठीक है,
101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, और लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द 100th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड, क्या 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? कौन कौन सा? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किस किस से संबंधित है? तो देखते हैं, फिर 100वां देख लेते हैं। 100वें के साथ साथ हम 101वां भी देख लेंगे और 102वां भी देख लेंगे। ठीक है, ये तीनों ही जरूरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बांग्लादेश के साथ भूमि की सीमा समझौता से। किससे? बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। लिख देता हूं, चलो। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता। ठीक है, बांग्लादेश के साथ क्या हुआ था? सीमा समझौता। 101वां किससे संबंधित है? जीएसटी से, बताया। और 102वां किससे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। कैसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा। ठीक है, किस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग? तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो इसको क्या दिया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। 3 महत्वपूर्ण हैं, 101 मतलब 100, 101 और 102। 100वां से क्या था? जो हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा को लेके जो डिस्प्यूट चल रहे थे उनको, उनमें क्या समझौता किया गया 100 के अंतर्गत। 101 क्या है? जीएसटी से रिलेट है। और वहीं 102 जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11th का बी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम 525 से 545। कह रहा है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545 की थी। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है वो पूछ रहा है। तो देखिए 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा क्या किया गया? लोकसभा की सीटें जो लोकसभा में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 545 कर दी थी। कितनी? 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? तो 545 कर दी थी। तो 12th का क्या हो जाएगा? ए। कभी पूछे कि वर्तमान में 543, जैसे 545 हैं, 2 हट गई थी तो 543 सीटों पर क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस को खत्म, मतलब सीटों को उनको समाप्त कर दी एंग्लो इंडियंस की। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। कितना? 1972। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शिक्षा जो एजुकेशन था, जो कभी राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में वो संवर्ती सूची का विषय है। किसका? संवर्ती सूची का विषय है। कह रहा है ऐसा कौन सा अमेंडमेंट किया गया था जिसे शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया? देखिए इसके पीछे की पहले व्याख्या समझिए। देखो शिक्षा क्या है? एक कंपलसरी, देखिए किसी देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर सिर्फ शिक्षा को राज्य सूची का विषय रखा जाता तो उस पर राज्य सरकार ही काम करती, केंद्र सरकार उस पर काम करने की इच्छा जाहिर न करती। और अगर केंद्र सूची का विषय केंद्र सूची में रखा जाता तो उस पर कि सिर्फ केंद्र सरकार काम करती, राज्य सरकार न करती। जबकि केंद्र प्लस राज्य दोनों को ही शिक्षा पर काम करना चाहिए, तभी देश का क्या होगा? संपूर्ण रूप से विकास होगा। तो देखिए पहले क्या होता है? संवर्ती सूची को समझते हैं। संवर्ती सूची वे सूची होती है जिस पर राज्य और केंद्र
केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। और राज्य सूची क्या होती है, जिस पर सिर्फ राज्य कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा। अब आप समझ गए क्यों शिक्षा को निकालकर राज्य सूची संवर्ती सूची में डाला गया, ताकि शिक्षा पर राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बनाएं। इसके लिए क्या किया गया, तो एक संविधान संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसके अकॉर्डिंग 5 ऐसे टॉपिक्स जो पहले राज्य सूची के थे उन्हें संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। जैसे कौन कौन से, जैसे एक था शिक्षा, दूसरा वनों से संबंधित, ठीक है, शिक्षा वन था, तीसरा नापतोल था, नापतोल, ठीक है, पांचवा था वन्य, चौथा था वन्य जीव, वन जीव संरक्षण, और पांचवा था न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन। तो ये 5 ऐसे विषय थे जो पहले राज्य सूची में शामिल थे। कौन कौन से, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव और न्याय प्रशासन। ये 5 कौन, 1 2 3 4 5, शिक्षा, शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव और न्याय प्रशासन, ये 5 थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन 5 सब्जेक्ट्स को उठाकर राज्य सूची से कहाँ कर दिया गया, संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। क्योंकि ये जरूरी विषय थे, इसलिए इनको सिर्फ राज्य के हवाले कर देना केंद्र सरकार ने सही नहीं समझा, इसलिए उनको दोनों में शामिल किया गया। अब केंद्र और राज्य इन विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑथराइज्ड द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पहले क्या था कि जो हमारा संविधान था वो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है। पर उसका क्या किया गया, बाद में हिंदी रूपांतरण किया गया, हिंदी रूपांतरण, अर्थात उसको हिंदी में लिखा गया। तो यही वो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा हिंदी पाठ को लागू किया गया, ठीक है। तो 14th कह रहा है। तो देखिए 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा, किसके द्वारा, 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो पहले संविधान इंग्लिश में था उसका प्राधिकृत पाठ, हिंदी प्राधिकृत पाठ को संविधान क्या किया गया, प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 58वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो संविधान हिंदी में लिखा गया उसको लागू किया गया था। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 वाज रिलेटेड टू। पहले तो ध्यान रखिए क्या है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1951 में। पहला प्रश्न आपके सामने यहीं पे आ गया, 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में, 1951 में। अब कह रहा है ऐसा उसमें कौन सा प्रावधान था, तो देखिए कुछ राज्यों के लिए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों से संबंधित था, ठीक है। पहला संविधान संशोधन किससे था, तो कृषि सुधारों, भूमि सुधार से संबंधित था, कभी पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है विच अमेंडमेंट अबोलाइज द टाइटल्स, प्रिविलेजेज एंड प्राइवी पर्सेज ऑफ द रूल्स। कह रहा है कि भारत संविधान के किस संशोधन के द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यही वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा क्या किया गया, जो राजाओं की उपाधियां थीं, उनके कुछ विशेषाधिकार थे और प्रिवी पर्स थे, उनको क्या किया, समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजी शासन के दौरान जो देश के राजा महाराजा थे उनको कुछ उपाधियां दी जाती थी, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते थे और एक प्रिवी पर्स दिया जाता था। इसको क्या किया गया, 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो वही वो प्रश्न के अंतर्गत पूछ रहा है, तो कौन सा क्या हो गया, तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड एज ए फंडामेंटल राइट। मैंने बताया था आपको, कह रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ठीक है, संविधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर, क्या किया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया किस अनुच्छेद 300 का के तहत, अनुच्छेद 300 का के तहत उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यही वो पूछ रहा है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में डालकर उसे एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य, पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं, इससे पहले जानते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिकार मिले पर कर्तव्य न मिले। ऐसा होना लाजमी नहीं है, क्योंकि देश की व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं तो कुछ कर्तव्य भी दिए जाएं, ताकि उस पर अधिकार विहीन कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य विहीन अधिकार क्या है, पाबंदी नहीं लगती है। फिर व्यक्ति निरंकुश हो जाता है कि अगर आपने अधिकार तो दे दिए पर तक कर्तव्य नहीं दिए, तो क्या हुआ, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य वो शुरू से संविधान में हमारे शामिल नहीं थे। इसके लिए क्या किया, एक समिति का गठन किया गया। किस समिति का, स्वर्ण सिंह समिति नाम से एक समिति गठित की गई। ध्यान रखना नाम, स्वर्ण सिंह समिति। एक समिति का गठन किया गया, स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, ठीक है। और इन दोनों अनुच्छेदों में क्या, किसको शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, ठीक है। किस देश के संविधान से पढ़कर, तो सोवियत संघ, ठीक है। अब प्रश्न के अंतर्गत कितने सारे प्रश्न हैं देखिए। कभी पूछे कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं पूछे आपसे, तो सोवियत संघ के संविधान से। तो आपके सामने एक ही प्रश्न के अंतर्गत 3 से 4 प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत भाग 4 का अनुच्छेद 51 का और सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच अमेंडमेंट रिप्लेस द टर्म इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिविलियन। भारतीय संविधान के किस, कह रहा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था इंटरनल डिस्टर्बेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह सम्मिलित किया गया। देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 352, ठीक है,
किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल से कह रहा है किस तो देखो, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ये हुआ था पारित। तो राष्ट्रीय आपातकाल के 3 आधार हैं लगने के। कौन कौन से? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर 3 में से कोई भी एक स्थिति भारत में घटित होती है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब वो यही पूछ रहा है कि जो वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इससे पहले आंतरिक अशांति या आंतरिक अव्यवस्था लिखा हुआ था सशस्त्र विद्रोह के समय। तो कह रहा है ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किया गया जिसके बाद आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को शब्द को शामिल किया गया। तो देखो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक व्यवस्था की गई कि आंतरिक अव्यवस्था शब्द को हटाकर उसके स्थान पर क्या रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द को रखा गया। तो आज जो वर्तमान में स्थिति है आप देखोगे तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में आंतरिक अशांति के आधार पर या आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर देश में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। आपातकाल लगाने के लिए 3 ही शर्तें हैं। पहला युद्ध हो, दूसरा बाह्य आक्रमण की स्थिति हो या तीसरा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। अगर तीनों में से कोई एक स्थिति है तो राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाय द 42 अमेंडमेंट। निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो देखिए इसके अंतर्गत क्या हुआ, समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया क्योंकि ये संविधान में पहले से थी अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग। तो समान नागरिक संहिता किससे? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत संविधान में पहले से मौजूद थी। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं? कौन कौन सा? 73वां है और 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है। तो कह रहे राज्य निर्वाचन आयोग तो इसके लिए उत्तरदायी है, जिला नियोजन समिति इसके लिए भी हैं, राज्य वित्त आयोग इसके लिए हैं, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड में इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जो 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो किसके द्वारा? पंचायत और नगर पंचायत, ठीक है, इससे रिलेटेड है, अर्थात स्थानीय स्वशासन से, एक भाषा में कहूँ तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, ये बात सही है, जिला नियोजन समिति का और राज्य वित्त आयोग का, इनका गठन किया गया पर इसका गठन न किया गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 व 3। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? Which amendment state that the total number of ministers including the prime minister shall not exceed 15% of the total strength of Lok Sabha? प्रश्न का मर्म समझिए कि जैसे लोकसभा में वर्तमान में कितनी संख्या? 543। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, इज नॉट इक्वल टू किससे? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद
ठीक है। तो कह रहा है कि 545, जैसे पहले टोटल कितने हैं लोकसभा में, 545 थे, पर इसमें से क्या दो एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है तो 543 बचे। अब जो लोकसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या होगी, जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है उसकी कुल संख्या 545, मतलब जो सदन की कुल संख्या है उसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होगी। यही वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कुल संख्या, देखिए आ गए, कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हो, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है 543 के 15% से अधिक नहीं होगी। समझ गए? अब वही वो पूछ रहा है। तो देखो 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके माध्यम से क्या बोला गया कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा एवं विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो किसके अकॉर्डिंग प्रावधान किया गया ये? तो 22 का क्या हो जाएगा? बी। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से प्रावधान किया गया कि केंद्र में लोकसभा की मंत्रिमंडल की संख्या, जैसे लोकसभा में कितने 545, इससे 15% से क्या होगी? अधिक नहीं होगी। इसी तरह से जो राज्य की विधानसभा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब की विधानसभा, उस विधानसभा में कुल जितने भी सदस्य होंगे, मंत्रिमंडल की संख्या उसके सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है। तो ऐसा प्रावधान क्यों किया गया? ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया ताकि खरीद फरोख्त को कम किया जा सके। आप फिर से देखिए 2003 है ना, और वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा पारित किया गया था। इससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मंत्री बनने की लालच में पार्टी छोड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि जब आपने एक सीमा तय कर दी कि आप इससे ज़्यादा मंत्री बन ही नहीं सकते, तो आप किसी को लालच नहीं दे सकते कि आप मेरी सरकार में आइए, अपनी सरकार को छोड़कर, और मैं आपको मंत्री पद दूंगा, क्योंकि आप एक लिमिटेड लोगों को ही मंत्री बना सकते हो, वो भी 15% को। ठीक है, कुल संख्या के। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा विच विल मस्ट बी पास्ड बोथ बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद अ स्पेशल मेजोरिटी। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों में विशेष अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा 23 का डी। ठीक है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ठीक है। इसमें क्या है? संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन की क्या है? संविधान संशोधन का उपबंध किस में है? अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन विधेयक पूरा भारत संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, ठीक है, अलग अलग पारित होना आवश्यक है। तो कौन सा विधेयक है? तो 23 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। भारत की सरकारी भाषा संबंधित प्रावधान, तो ये हो जाएगा सामान्य बहुमत से। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 343 कहता है क्या कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तो और भारत की सरकारी भाषा संबंधी जितने भी प्रावधान होंगे, संशोधन होंगे, वो साधारण बहुमत के माध्यम से पारित हो जाएंगे। किसके माध्यम से? साधारण बहुमत के माध्यम से। कभी पूछे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो वो अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए मैचिंग का प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के। ठीक है। सेवा कर
88। अब इसको क्या हम मिला के देखते हैं। तो पहले का तीसरा किस किस में है, पहले का तीसरा ए और डी में, इसका मतलब बी और सी कट गया है। और डी का चौथा कहाँ है, डी का चौथा यहाँ पे है। तो हमें जो 25 का आंसर मिलेगा वो ए या डी में से मिलेगा। अब चलते हैं नगर पंचायत। तो नगर पंचायत का प्रावधान किस में है, 74वें संविधान संशोधन। तो बी का दूसरा किधर है, बी का दूसरा यहाँ है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। देखिए जो मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं ना, मैचिंग वाले प्रश्न बड़े आसान होते हैं। अगर आपने एक या दो उसमें से पकड़ लिया तो ज़्यादा संभावना रहती है कि आप पूरे प्रश्न का जवाब सही दे पाओगे। जैसे कि मैंने देखा कि शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहले का तीसरा देखूंगा, पहले का तीसरा मुझे डी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है। तो इसका मतलब बी और सी अब कट गए। अब मानो मुझे अब आगे किसी को भी नहीं पता, आगे कोई भी आंसर नहीं भी आता, तो एक बात याद रखना, देखो अगर हम 4 ऑप्शंस में तुक्का मारते हैं तो ऑप्शन जो हमारी संभावना रहती, पॉसिबिलिटी रहती सही होने की, वो होती है 25%। पर जब हमने 2 ऑप्शंस काट दिए तो अब हमारी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई सही होने की, 50-50%। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी तुक्का मारने की भी क्या होगी, तुक्का मार के सही आंसर तक पहुंचने की 50% संभावना बढ़ गई है। अब अगर हमें एक आध और पता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यही पॉसिबिलिटी 100% हो जाएगी सही आंसर होने की। ठीक है, तो मैचिंग वाले प्रश्न और साथ ही साथ आप एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न, 4 आंसर्स को खोज के चलते हुए हैं। ठीक है, जैसे शिक्षा का अधिकार, नगर पंचायत, पंचायती राज, निर्वाचन, ये अपने आप में 4 प्रश्न है वन लाइनर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। कह रहा है कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसमें कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो देखो जितने भी संघीय प्रकार के विषय होंगे जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए जरूरी हैं, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों को संतुलन बिठाने के लिए जरूरी है, जैसे जैसे संविधान का संघीय प्रारूप देख रहे हो, संघीय प्रारूप मतलब केंद्र और राज्य इसमें दोनों हों। फिर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों पर ध्यान रखता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं में नामम परिवर्तन, ये साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत। तो इसका मतलब चौथा गलत है, तो जिसमें भी होगा 1 2 3, तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा 1 2 3। तो बाकी के तीनों जो भी जब भी इन तीनों प्रकार में संशोधन किया जाएगा तो उसमें कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, जैसे कोई संविधान का संशोधन है और वो हमें करना है, तो पूछ रहा है किस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में। तो कह रहा केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में ये भी नहीं, केवल राज्य विधानसभा में ये भी नहीं, सदन संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन से मतलब, किसी भी सदन से मतलब लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है न्यायिक पुनरीक्षण, फिर से मैचिंग वाला प्रश्न है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, ये मैंने आपको बार बार बताया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना किसमें, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। तो बी का चौथा देखिए कहाँ पे है, बी का चौथा आपको बी और सी में है, इसका मतलब ए और डी और ए क्या हुआ, कट गए। अब मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, तो मैंने आपको बताया था 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। तो अब सी का पहला देखिए कहाँ कहाँ पे है, सी का पहला यहाँ पे है, इसका मतलब अभी और आगे बढ़ना है हमें। अब ए और डी में कन्फ्यूजन रहेगा। तो उद्देश्य काम में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन। अब देखिए ए का दूसरा कहाँ पे है, ए का दूसरा हमें मिल रहा है बी में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28 का बी। 28 का ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए, देखिए ए का न सॉरी ए का तो तीसरा रहेगा ना। ठीक है, हाँ, तो आंसर क्या होगा हमारा सी, आंसर क्या होगा सी, बोल सही रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा सी, क्योंकि ए का कौन सा होगा, ए का होगा तीसरा 38वां, तो ए का तीसरा किस में है, सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से।
स्थानीय स्वशासन। ठीक है, कह रहा है 74वें संविधान संशोधन के बारे में पूछ रहा है कि यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। सही है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्रचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यह केवल कुछ ही निर्दिष्ट राज्यों में प्रयोजन है। देखिए, ये लगभग सभी राज्यों में है, लगभग सभी राज्यों में, कुछ ही राज्यों में ना है, तो इसका मतलब क्या है? गलत। इसका मतलब कह रहा है कि जो 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग नगर पंचायत नगर पालिका का प्रावधान किया गया है वो केवल कुछ ही राज्यों में है, तो ये गलत है, क्योंकि केवल कुछ ही राज्यों में नहीं, लगभग सभी राज्यों में है। ठीक है, तो आंसर क्या कौन सा हो जाएगा हमारा? 29 का ए, 1, 2 और 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता के क्रम में दर्जा दिया गया है। जैसे योजना आयोग है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो होता है प्रधानमंत्री। जैसे अब योजना आयोग के स्थान पर क्या नाम दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त करके इसको क्या बोल दिया जाता है? नीति आयोग। ये ध्यान रखना, योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है, इसके बदले में जो जिस आयोग का गठन किया गया है योजना आयोग की जगह उसे बोलते हैं नीति आयोग। ठीक है, अब कह रहा भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व दिया गया है किसको? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष है उसे जो कैबिनेट, संघ के कैबिनेट होते हैं ना, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके बराबर का दर्जा दिया गया है। अब देखो सरकारी वरीयता क्रम, वरीयता क्रम का मतलब होता है, संविधान में नहीं दी गई है, पर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर कितने उच्च पे बैठा है। जब हम किसी को किसी प्रोग्राम या फंक्शंस में बैठाते हैं तो इसलिए कि कौन व्यक्ति किस महत्व का है, देश के सबसे बड़ा पद पर कौन बैठा है, उसी लिए एक वरीयता क्रम है, ताकि बैठने के लिए चेयर होती है, कब आगे कौन बैठेगा पीछे कौन बैठेगा, उस तरह से वरीयता क्रम का मतलब बस इतना ही है। तो देखिए इसके अंदर देखोगे तो सबसे पहले आता राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास देखोगे आप तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा देखोगे तो आप कौन सा देखोगे? उपराष्ट्रपति आता है। ठीक है, तो दूसरे क्रम में कौन सा? वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति। फिर आप देखोगे तो इनके बाद आता है प्रधानमंत्री। ठीक है, फिर आप देखोगे प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यों के राज्यपाल। फिर 5वें नंबर पे देखोगे तो जो 5वें नंबर पे क्या है, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं ना, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। फिर 6वें नंबर पे आते हैं जो उप प्रधानमंत्री होते हैं, उप प्रधानमंत्री। कभी आपसे सीरीज में लगाने के लिए पूछ सकता है कि निम्न को वरीयता क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं, फिर भूतपूर्व जो राष्ट्रपति होते हैं, मतलब जो एक्स राष्ट्रपति हो, जो कभी राष्ट्रपति रह चुके हैं वो आते हैं, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग। पर देखिए 7वें नंबर पर जैसे ही पहुंचोगे तो इसका जवाब मिलता है हमें कैसे, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो इनका क्या है, इन दोनों को समान रूप से रखा गया है 7वें नंबर पे, अर्थात इन दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष ये एक ही वरीयता क्रम के हैं। अब आते हैं 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर पर देखोगे आप तो संघ के कैबिनेट मंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री। फिर इसके साथ देखोगे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री। इसी के साथ देखोगे तो जो हमारे जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन? नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, तो नीति आयोग के कौन से? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को रखा गया है। ठीक है, तो आप देखो, और राज्यसभा के इसी के साथ किसको रखा गया है, तो राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता,
विपक्ष के नेता। ठीक है, तो आप देखो ये जो 7वें नंबर पे क्वेश्चन यहीं से बनता है। 8वें नंबर पे जो है संघ के कैबिनेट मंत्री प्लस विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्री, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, इन्हें एक ही क्रम में, एक ही वरीयता क्रम में रखा गया है। वो रखा गया है 8वें नंबर के वरीयता क्रम में। ठीक है, इसी तरह से देखोगे 7th ए पे, ठीक है, इसी आप देखोगे इसी उसमें ठीक है, ये सब के सब रखे गए हैं। तो आप देख लो ये, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, राज्य और लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो देखो ये सब के सब कहाँ रखे गए हैं, तो योजना के उपाध्यक्षों को किसके समान रखा गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर रखा गया है। ठीक है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर किसको रखा गया है, तो इनको रखा गया है। अब क्या है, भारत सरकार कैबिनेट मंत्री के बराबर 30 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्या होगा, आज के लिए दोस्तों इतना ही है। और इसमें जो भी संविधान से मतलब जो हमारे भारत के संविधान से प्रमुख संशोधन थे, जो समय समय पर संशोधन किए जाते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी जरूरी थे वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। और पॉलिटी की हमारी 13 क्लासेज हो चुकी हैं, 13 क्लासेज हो चुकी हैं। लगभग 5 से 6 क्लासेज और होंगी, उसी के साथ पॉलिटी के एमसीक्यूज आपके समाप्त हो जाएंगे। और आप इनको अच्छे से करिए, जब भी आप कहीं से भी देख रहे हैं इनको लगातार देखिए। देखने से क्या होता है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ोगे इनसे रिलेट, तो आपको दिमाग में आता है कि ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पढ़ा था, ये प्रश्न के अंतर्गत व्याख्या मैंने वहाँ पढ़ी थी, तो इससे आसानी से तैयारी होती है। तैयारी का क्रम में क्या होता है, एक आसानी मिल जाती है हमें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, हम इस पर करंट अफेयर्स के एनालिसिस, वर्ल्ड अफेयर्स जैसे जियो पॉलिटिक्स की जो क्लासेज होती हैं वो भी लगातार डाल रहे हैं, आप उन्हें भी देखिए। और करंट अफेयर्स में जो अपनी रुचि है उसको बढ़ाइए, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स एक ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें आप तैयारी करो ना करो उससे मतलब नहीं, पर देश दुनिया में क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए। इससे क्या माइंड शार्प होता है और हमें सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है कि अगर किसी देश में कोई युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे आप वर्तमान में देख रहे हो अमेरिका, ईरान और इजराइल में लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो क्या वो जो स्थिति है संघर्ष की, उसका प्रभाव सिर्फ वहीं तक सीमित है? नहीं, एक ग्लोबल दुनिया है। यहाँ पे क्या है, एक देश का प्रभाव, एक देश के संघर्ष की स्थिति का प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिलता है। गैस क्राइसिस के रूप में, पेट्रोल डीजल के रूप में भारत में भी देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। क्या इसके कारण है, क्या इसके प्रभाव है ईरान इजराइल युद्ध के, वो मैंने अपनी क्लासेज के माध्यम से बहुत अच्छे से बढ़ाया है, आप उन्हें जाकर देखिए। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में एक मतलब बढ़ावा होगी, नॉलेज में क्या होगी, अच्छी सी पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, आज के लिए हम देते हैं, फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।